नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपीएटी पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC को बहाल करने वाली याचिका को अस्वीकार किया। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को SFBs को ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत यूनिवर्सल बैंकिंग में बदलने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए। भारत के रक्षा सचिव ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। INCOIS के वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर के नवीन बैथीमेट्री के सटीक अध्ययन से इसके तापमान, लवणता और जल धाराओं की जानकारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार सौर विद्युत उत्पादन के लिए सौर विकिरण में कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में डाले गए वोट के साथ वीवीपीएटी पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों का वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी पर्चियों से 100% सत्यापन की मांग की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर अपने निर्णय में 2 निर्देश भी जारी किए हैं। वीवीपीएटी में उपयोग की जाने वाली सिंबल लोडिंग यूनिट यानी SLU को चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद 45 दिनों के लिए सील करके सुरक्षित और संग्रहित रखा जाना चाहिए। गौरतलब है कि सिंबल लोडिंग यूनिट को ईवीएम के साथ सुरक्षित रखा जाएगा और आग्रह करने पर ईवीएम की तरह ही उसकी जांच की जाएगी। चुनाव हारने वाले उम्मीदवारों द्वारा लिखित अनुरोध पर 5% ईवीएम मशीनों में बर्न मेमोरी सेमी कंट्रोलर की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईवीएम एवं उससे जुड़ी मशीनों में कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल शामिल हैं। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह माइक्रो कंट्रोलर आधारित इंस्ट्रूमेंट है। इसे भारतीय चुनाव आयोग ECI ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ मिलकर विकसित किया है। ईवीएम्स का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के आम चुनाव में किया गया था। ईवीएम में 2 यूनिट शामिल होती है, कंट्रोल यूनिट और बैलेटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारियों के पास होती है और बैलेटिंग यूनिट का उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है। वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपीएटी के बारे में बात करें तो यह ईवीएम से जुड़ी एक मशीन है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया है। यह मतदाताओं को 7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड पर्ची भी दिखाता है। इस पर्ची में वोट डालने के लिए चुने गए उम्मीदवार का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह प्रिंटेड होता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के अपने एक निर्णय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन खंड से रैंडमली चुने गए 5 ईवीएम्स का वीवीपीएटी से क्रॉस सत्यापन अनिवार्य कर दिया था। वही विधानसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रैंडमली चुने गए 5 ईवीएम्स का वीवीपीएटी से क्रॉस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। आइए अंत में अब भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए अन्य सुधारों के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव खर्च की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है। चुनाव के अंतिम चरण की समाप्ति से पहले एग्जिट पोल प्रसारित करने पर ECI द्वारा रोक लगाई गई है। ECI मतदाता को पोस्टल बैलेट से मतदान करने का विकल्प भी देता है। इसके अलावा ECI ने उम्मीदवारों द्वारा स्वयं की आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति आदि की घोषणा करना अनिवार्य किया है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को बहाल करने वाली याचिका को अस्वीकार किया। सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली के बारे में जानते हैं।
कॉलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 124 एवं 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली का विकास सुप्रीम कोर्ट के 3 निर्णयों से हुआ है, जिन्हें 3 जजेस केस के रूप में जाना जाता है। ये निर्णय 1981, 1993 और 1998 में दिए गए थे। वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी MOP द्वारा शासित होती है। खबर की बेहतर समझ के लिए आइए कॉलेजियम प्रणाली की संरचना को समझते हैं। कॉलेजियम 2 प्रकार के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और हाई कोर्ट कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। वहीं हाई कोर्ट कॉलेजियम में संबंधित हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। नियुक्ति हेतु इन नामों पर आगे भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश विचार करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के लाभ की बात करें तो यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से बचाकर न्यायपालिका को राजनीति से स्वतंत्र रखती है। लाभ के बाद कॉलेजियम प्रणाली की आलोचनाएं भी जान लेते हैं। यह ना तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक निकाय है। न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता से संबंधित कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। कॉलेजियम की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद और बदले की भावना के आरोप भी लगाए जाते रहे हैं। चलिए खबर के अंत में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC के बारे में बात करते हैं। NJAC की स्थापना 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा की गई थी। इसे कॉलेजियम प्रणाली की जगह स्थापित किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। NJAC में न्यायिक सदस्यों के अलावा गैर न्यायिक सदस्य यानी केंद्रीय कानून मंत्री और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल थे। कुछ विधि विशेषज्ञों ने इसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन माना है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। RBI ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को यानी SFBs को ऑन टैप लाइसेंसिंग के तहत यूनिवर्सल बैंकिंग में बदलने के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सल बैंक यानी UBs ऐसे बैंक होते हैं जो वाणिज्यिक बैंकिंग और निवेश बैंकिंग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं से अधिक वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बीमा उत्पाद बेचना। अभी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक ग्राहकों को सीमित सेवाएं दे रहे हैं। उन्हें उन क्षेत्रों में ग्राहकों से नकद जमा स्वीकार करने या उन्हें ऋण देने सहित बुनियादी सेवाएं देने की अनुमति है जहां बैंकिंग सेवाओं की बहुत कम पहुंच है या बैंकिंग सेवाओं की पहुंच ही नहीं है। ऑन टैप लाइसेंसिंग की बात करें तो यह व्यवस्था 2016 में शुरू की गई थी। इस व्यवस्था के तहत बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पूरे वर्ष RBI के पास आवेदन किए जा सकते हैं। 2016 से पहले बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे जाने पर RBI के पास लाइसेंस हेतु अप्लाई करना होता था। चलिए अब यूनिवर्सल बैंक बनने हेतु SFBs के लिए पात्रता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है नेटवर्थ। SFB की न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। दूसरा है मौजूदा दर्जा। SFB को अनुसूचित बैंक होना चाहिए, साथ ही उसके पास कम से कम 5 वर्षों के संतोषजनक प्रदर्शन का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगला है वित्तीय स्थिति। लाभप्रदता की बात करें तो विगत 2 वित्तीय वर्षों में निव्वल लाभ दर्ज किया गया हो। परिसंपत्ति की गुणवत्ता के बारे में बात करें तो पिछले 2 वित्तीय वर्षों में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति 3% से कम या उसके बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा निवल NPA 1% से कम या उसके बराबर होना चाहिए। स्टॉक लिस्टिंग। SFB के शेयर्स किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने चाहिए। प्रमोटर के लिए पात्रताएं। SFB के यूनिवर्सल बैंक में बदलने की अवधि में नए प्रमोटर्स को शामिल करने या मौजूदा प्रमोटर्स को बदलने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि RBI द्वारा पूर्व में मंजूर प्रमोटर शेयर धारिता आवंटन योजना में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी। अंत में प्राथमिकता। ऋण पोर्टफोलियो में विविधता वाले SFB को यूनिवर्सल बैंक में बदलने में प्राथमिकता दी जाएगी। आइए अब खबर के अंत में स्मॉल फाइनेंस बैंक को यानी SFBs के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उत्पत्ति। ऐसे बैंकों की स्थापना की घोषणा केंद्रीय बजट 2014-2015 में की गई थी।
पंजीकरण ये बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। लाइसेंसिंग की बात करें तो इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है और ये इसी कानून के तहत शासित होते हैं। ये देश में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। न्यूनतम पूंजी आवश्यकता 200 करोड़ रुपए है। वित्तीय समावेशन के लिए अनिवार्यताओं की बात करें, उनके लिए अपने समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को देना अनिवार्य किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। भारत के रक्षा सचिव ने शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित इस बैठक में एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इसमें SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के विचार को विकसित करने पर सहमति व्यक्त की। यह विचार वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है के प्राचीन भारतीय दर्शन पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसकी स्थापना 2001 में शंघाई शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। यह एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 9 पूर्ण सदस्य देश, 3 पर्यवेक्षक देश और 6 डायलॉग पार्टनर इसके सदस्य हैं। इसकी आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना है। अब भारत के लिए SCO के महत्व पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है भू राजनीतिक। यह बहुपक्षीय वैश्विक व्यवस्था के समर्थक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर रहा है। साथ ही यह भारत के लिए उसकी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में भी मददगार है। दूसरा है आर्थिक। इसने भारत को लौह अयस्क, कोयला, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि के भंडारों से समृद्ध मध्य एशियाई क्षेत्र तक पहुंच प्रदान की है। तीसरा है आतंकवाद रोधी। SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RTS आतंकवादियों की गतिविधियों और नशीली दवाओं की तस्करी पर महत्वपूर्ण जानकारी एवं खुफिया सूचनाएं प्राप्त करने में मदद करती है। और चौथा है कनेक्टिविटी। यह मंच चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत TAPI प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भी सहायक है। अंत में SCO में भारत के लिए मौजूद चुनौतियां जान लेते हैं। सबसे पहला है चीन का अधिक प्रभाव। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का भारत को छोड़कर SCO के सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया है। इससे SCO पर चीन का अधिक प्रभाव स्पष्ट होता है। पाकिस्तान भी SCO का सदस्य है। ऐसे में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंदिता का असर इस समूह की बैठकों पर भी पड़ रहा है। पश्चिमी देश SCO को पश्चिम विरोधी मंच के रूप में देखते हैं। इसकी संस्थागत क्षमता सीमित है और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी जटिल है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। INCOIS के वैज्ञानिकों द्वारा हिंद महासागर के नवीन बैथीमेट्री के सटीक अध्ययन से इसके तापमान, लवणता और जल धाराओं की जानकारी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। आपको बता दें कि हिंद महासागर नितल या बैथीमेट्री के इस हालिया अध्ययन से पता चला है कि पूर्व के अध्ययन और महासागर मॉडलिंग सिस्टम में भारत के आसपास दर्ज की गई तटीय धाराओं का सही से विश्लेषण नहीं किया गया था। बैथीमेट्री जल निकायों की गहराई का मानचित्रण करने की एक तकनीक है। इसके अतिरिक्त इसमें जल की सतह के नीचे मौजूद समुद्री टीलों, पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों आदि की पहचान करना और समुद्र नितल का 3D मानचित्र बनाना भी शामिल है। बैथीमेट्री समुद्री परिसंचरण को कई तरह से प्रभावित करती है। तट के नजदीक आने पर जल धाराओं की दिशा, गति आदि में बदलाव आ जाता है। समुद्री नितल पर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले कटक भी विशाल महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा बैथीमेट्री गहरे महासागर में कटक निकटवर्ती महासागरीय बेसिनों के जल को उनके नीचे के जल से अलग करने वाले ठोस अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अब अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पूर्वी भारत तटीय जलधारा यानी EICC। यह जलधारा 1000 मीटर और 2000 मीटर की गहराई पर
सतह पर प्रवाहित होने वाली जलधारा के विपरीत प्रवाहित होती है। गौरतलब है कि EICC बंगाल की खाड़ी में एक मौसमी महासागरीय जलधारा है। यह जलधारा दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान भारत के पूर्वी तट के साथ ध्रुव की ओर बहती है, जबकि सर्दियों के दौरान यह भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इक्वेटोरियल अंडरकरेंट यानी EUC मालदीव द्वीप समूह की उपस्थिति EUC के पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। EUC एक उपसतह महासागरीय जलधारा है जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के साथ पूर्व की ओर बहती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ जलधारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तट के साथ 2000 मीटर की गहराई पर एक सीमा जलधारा पाई गई है। लवणता और तापमान। ऊपरी महासागर की लवणता और तापमान तट के नजदीक लवणता व तापमान से बहुत कम अंतर दर्शाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। INCOIS के बारे में बात करें तो यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन यानी ESSO की एक इकाई है। यह यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग IOC का स्थायी सदस्य है। इसके साथ ही यह हिंद महासागर वैश्विक महासागर पर्यवेक्षण प्रणाली यानी IOGOOS और महासागरों के पर्यवेक्षण के लिए साझेदारी का संस्थापक सदस्य भी है। इसके मुख्य कार्य समाज, उद्योग, सरकार और वैज्ञानिक समुदाय को महासागर संबंधी महत्वपूर्ण डेटा, सूचना तथा सलाहकार सेवाएं प्रदान करना है। इसके अलावा यह इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के माध्यम से सुनामी, तूफान, ऊंची लहरों आदि पर चेतावनी जारी करता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार सौर विद्युत उत्पादन के लिए सौर विकिरण में कमी की प्रवृत्ति दर्ज की गई। आपको बता दें, वैश्विक सौर विकिरण यानी GAR सौर विकिरण की वह मात्रा होती है जो पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त हो रही है। चलिए अब IMD के अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। IMD के स्टेशंस में सौर फोटोवोल्टिक यानी SPF क्षमता में सामान्य गिरावट दर्ज की गई है। SPV सौर विकिरण की वह मात्रा है जिसे व्यवहारिक रूप से फोटोवोल्टिक पैनल्स द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे आमतौर पर प्रति संस्थापित किलोवाट क्षमता की तुलना में उत्पादित किलोवाट घंटे के रूप में मापा जाता है। भारत में सबसे बड़े सोलर पार्क्स गुजरात और राजस्थान में स्थित हैं। इन राज्यों में भी सौर फोटोवोल्टिक क्षमता में कमी दर्ज की जा रही है। गिरावट के कारण की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन दहन, महीन धूल कणों आदि के कारण वायुमंडल में एरोसोल की मात्रा में वृद्धि हो रही है। एरोसोल्स सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसका प्रकीर्णन कर देते हैं। ये घने बादलों के निर्माण में भी सहायक होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति को जानते हैं। मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल संस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 81.81 गीगावाट है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने भारत की पीक सौर ऊर्जा क्षमता 748 गीगावाट होने का अनुमान लगाया है। भारत विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में 5वें स्थान पर है। सरकार ने 50 सोलर पार्क्स को मंजूरी प्रदान की है। इनकी संयुक्त कुल क्षमता 37.49 गीगावाट है। आखिर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन योजना यानी PLI शुरू की गई है। सौर पार्क योजना, इसका उद्देश्य 500 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाले 50 सोलर पार्क्स की स्थापना करना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से देश के 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है बुर्किना फासो। इसकी राजधानी है ओगाडोगू। आपको बता दें, सामूहिक हत्याओं पर रिपोर्टिंग करने के बाद बुर्किना फासो ने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका रेडियो स्टेशंस को निलंबित कर दिया है। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह पश्चिमी अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है। यह उत्तर और पश्चिम में माली, उत्तर पूर्व में नाइजर, दक्षिण पूर्व में बेनिन,
कोटे डी आइवर व घाना तथा दक्षिण में टोगो के साथ सीमाएं साझा करता है। चलिए अब इसकी भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट तेनकोरो है। इसकी प्रमुख नदियां ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और व्हाइट वोल्टा है। ये तीनों दक्षिण में घाना में मिलकर वोल्टा नदी का निर्माण करती हैं। इसकी प्रमुख झीलें बाम और आउरसी हैं और यहाँ मुख्य रूप से सवाना वनस्पति पाई जाती है जो सोहेलियन क्षेत्र के भीतर स्थित है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। त्रिपुरा में पहली बार ब्रू समुदाय ने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ब्रू समुदाय को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में रहता आ रहा है। आरबीआई ने 2024-2025 के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश सीमा को प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक का 6% तक बरकरार रखा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इनकी सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा नीलामी की जाती है। इन बॉन्ड्स की खरीद बिक्री की जा सकती है, यानी ये व्यापार योग्य लिखत है। केंद्र सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को प्राधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है। एईओ प्रोग्राम को विश्व सीमा शुल्क संगठन WCO सेफ फ्रेमवर्क के तत्वाधान में शुरू किया गया है। प्राचीन कब्रों के डीएनए विश्लेषण से अवारों के सामाजिक जीवन के बारे में पता चला है। ये 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच पूर्वी मध्य एशिया में रहते थे। उनके जीवन जीने और युद्ध करने के तरीकों के आधार पर उन्हें हुणों का वंशज माना जाता है। हाल ही में 26वीं वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस नीदरलैंड के रॉटरडैम में संपन्न हुई। इसकी सह मेजबानी वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल WEC ने की थी। वर्ल्ड कोरल कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट से स्वप्रजनित कोरल्स को नीदरलैंड के बर्गर्स जू में रखा गया है। बर्गर्स जू में यूरोप के सबसे बड़े कोरल रिफ्स हैं। इन स्वप्रजनित कोरल्स को इन्हीं कोरल रिफ्स में रखा गया है। हिस्टामीन के H3 और H4 रिसेप्टर्स पर अलग अलग शोध किए जा रहे हैं। यह शरीर की सूजन संबंधी प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह ऑटो इम्यून विकारों, गैस्ट्रिक एसिड स्राव और हेमटोपोइसिस के लिए जिम्मेदार है। आलगर मंदिर तमिलनाडु में वैगई नदी से भगवान कल्लालगर की शोभा यात्रा पूर्ण होने के साथ ही चितिराई उत्सव संपन्न हुआ। आलगर मंदिर तमिलनाडु के मदुरई में आलगर पहाड़ियों की तलहटी में अवस्थित है। जाने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज से आपको हमारे दैनिक प्रश्नोत्तरी के उत्तर पाने के लिए अगले दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। आप लोगों की खास मांग पर अब हम उसी दिन कमेंट सेक्शन में उत्तर साझा करेंगे। आप आज के उत्तर नीचे पिन किए गए कमेंट में देख सकते हैं। तो आइए आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।